क्या? फिजिक्स? फिजिक्स हमको नहीं पढ़ाना। पहले बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद कुछ। चलिए टिश्यू हेडिंग बना लीजिए। क्या? तो वो दूसरे टीचर है, हम नहीं है। हेडिंग बना लो टिश्यू। उत्तक हो गया। बताएंगे बताएंगे, उसमें 2-3 पॉइंट है, बस उसको करा देंगे। चलिए हो गया। देखिए सेल को हम लोग क्या कहते थे? सेल को कहा जाता था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और यहां पर आया क्या वर्ड? टिश्यू। तो सेल के ग्रुप से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। ठीक है, तो टिश्यू को कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। हिंदी में अगर इसको डिफाइन करें तो कहेंगे एक समान, लिखते चलिएगा, एक समान संरचना, एक समान संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिख लेना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू which have similar origin and similar function. Group of cell is called tissue which have similar origin and similar function. उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए, तो जिनको पता हो नहीं लिखेंगे, जिनको नहीं पता लिख लेंगे। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और उत्तक विज्ञान का जनक कौन है? हाँ, उत्तक विज्ञान का जनक मालफिजी को कहा जाता है। उत्तक विज्ञान का जनक मालफिजी को कहते हैं। ठीक है, उत्तक विज्ञान का जनक कौन? मालफिजी। अब सेल जो होता है ना, जैसे मान लो कोई सेल है, वो गोलाकार है, राउंड शेप है। ठीक है, अब इसके साथ जो सेल जुड़ेगा वो हमेशा कैसा जुड़ेगा? जिसका आकार कैसा हो? राउंड शेप हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि राउंड शेप सेल के साथ रॉड शेप जुड़ जाए, या रॉड शेप के साथ कोई दूसरा शेप का जुड़ जाए। ठीक है, अब ये राउंड शेप का जुड़ा, अब ये रॉड शेप के साथ हमेशा कैसा जुड़ेगा? रॉड शेप ही जुड़ेगा। कॉमा शेप का टिश्यू है तो इसके साथ कैसा जुड़ेगा? कॉमा शेप टिश्यू जुड़ेगा। स्प्रिंग शेप का सेल है तो इसके साथ स्प्रिंग शेप का जुड़ेगा। बता रहे समझ में? तो एक जैसा संरचना और एक जैसा कार्य करने वाला कोशिका जब जुड़ेगा तो उससे उत्तक बनता है। ठीक है ना, और उत्तक के ग्रुप से क्या बनता है? अंग। अंग के ग्रुप से क्या बनता है? अंग तंत्र। ठीक है, फिर शरीर बन जाता है। तो एक जैसी संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उत्तक विज्ञान का जनक मालफिजी। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फटाफट। देखो, उत्तक को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है पादप उत्तक, इंग्लिश में कहेंगे प्लांट टिश्यू। और दूसरा हो जाएगा जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, जंतु उत्तक। ठीक है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन 2 वर्गों में है। पहला है विभोज्योतक, इसको कहते हैं मैरिस्टेमेटिक
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभोज्योतक। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अस्थाई उत्तक, इंग्लिश में कहेंगे परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक या परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो भाग हैं, तीन भाग हो जाएगा बेसिकली। पहला हो जाएगा अग्र विभोज्योतक, विभो लिख देते हैं तो समझ जाना, विभोज्योतक। इंग्लिश में कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है मध्य विभोज्योतक, इसे कहेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा हो जाएगा पश्च विभोज्योतक, इसको कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट के दो भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक, इंग्लिश में कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा जटिल अस्थाई उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थाई के तीन भाग, पैरेन काइमा, कॉलेन काइमा, एस्केलरेन काइमा। कॉम्प्लेक्स के दो रूप, जाइलम एंड फ्लोएम।
किसका? विभोज्योतक का 3 भाग है, ठीक है। अग्र विभोज्योतक, मध्य, पश्च। पहला है अग्र विभोज्योतक, दूसरा है मध्य, तीसरा है पश्च विभोज्योतक। और अस्थायी उत्तक के 3 रूप हैं। अस्थाई में एक है सरल अस्थाई उत्तक, दूसरा है जटिल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई के 3, पैरेन, कॉलेन और एस्केलरेन काइमा। और जटिल में 2 है, जाइलम और फ्लोएम। एनिमल वाले में लिखना, एनिमल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिएगा उपकला उत्तक। एनिमल का 2 भाग, पहला उपकला उत्तक, इंग्लिश में कहा जाएगा इसको एपिथेलियम टिश्यू। इंग्लिश में कहेंगे एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक। और दूसरा इसमें होता है परमानेंट टिश्यू, या ऐसे लिख कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। दूसरा लिख लीजिएगा संयोजी उत्तक, इसको कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इसमें 2 वर्ग है, उपकला और संयोजी। उपकला और संयोजी उत्तक बताएंगे। उपकला और संयोजी हो गया। अब संयोजी के कुछ भाग हैं, लिखते चलिएगा। संयोजी का पहला भाग लिखिएगा, पांच छह होगा। ये पहला लिखना एरियोलर, ARE, संयोजी का। एनिमल टिश्यू में जो संयोजी है ना, उसी के पार्ट हैं। लिख लो, लिख देते हैं। पहला लिखिएगा एरियोलर, दूसरा एडिपोज, तीसरा टेंडन, टेंडन। चौथा लिगामेंट। पांचवा सेलेक्सर। छठा बोन। सातवा कार्टिलेज। नर्व टिश्यू ऑलरेडी चूंकि हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र में पढ़ लिया, इसलिए केवल उसका जिक्र यहां नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये सब संयोजी का पार्ट है। हाँ, सेलेक्सर। हो गया। अब हेडिंग बनाएंगे प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। अब इन सब के बारे में बस एक एक करके देख लेना है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख लेना, हो जाएगा। उपकला का कोई भाग नहीं है। पादप उत्तक हेडिंग बनाएंगे, प्लांट टिश्यू। ये वाला स्लाइड सबने लिख लिया था ना? ये वाला सभी का लिख लिया है? चलिए ठीक है, तो हेडिंग बना लेंगे पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक, पादप उत्तक। इसमें डैश देकर के लिखिएगा पौधे, डैश देकर के लिखेंगे पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? होगा।
और मल्टी सेलुलर माने नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, पौधों में उत्तकों के निम्न प्रकार हैं। पौधों में उत्तकों के निम्न प्रकार हैं। फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू आर, फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू आर, पौधों में उत्तकों के निम्न प्रकार हैं। पहला लिखिएगा विभोज्योतक, पहला लिखेंगे विभोज्योतक, विभोज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभोज्योतक हो गया। डैश देकर के इसमें लिखिएगा इस उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इस उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। दिस टिश्यू हैव कैपेसिटी टू डिवाइड देयर ओन सेल, दिस टिश्यू हैव कैपेसिटी टू डिवाइड देयर ओन सेल हो गया। कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। इसके निम्न प्रकार, अब इसी में लिखिएगा, पहला ए लिख करके लिखना, ये पहला लिखे थे ना इसमें, अब इसको लिखिएगा ए लिख करके, इसी का ए, अग्र विभोज्योतक, अग्र विभोज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम, अग्र विभोज्योतक, इसमें डैश दे करके लिखिएगा इस उत्तक में, अग्र विभोज्योतक में लिखेंगे इस उत्तक में ऑक्सीन नामक हार्मोन पाया जाता है। ऑक्सीन, ऑक्सीन याद है, हाँ, प्लांट हार्मोन में वृद्धि, लंबाई की वृद्धि करेगा। इस उत्तक में ऑक्सीन नामक हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सीन नामक हार्मोन पाया जाता है। इट कॉन्टेन ऑक्सीन हार्मोन, इट कॉन्टेन ऑक्सीन हार्मोन, कॉमा, यह पौधों में शीर्ष भाग पर, यह पौधों में शीर्ष भाग पर पाया जाता है। इट इज लोकेटेड एट एपिकल रीजन ऑफ प्लांट बॉडी, इट इज लोकेटेड एट एपिकल रीजन ऑफ प्लांट बॉडी। अगला पॉइंट लिखिएगा इट प्रमोट लेंथ ऑफ प्लांट्स, इट प्रमोट लेंथ ऑफ प्लांट्स, यह पौधों में लंबाई को बढ़ाता है, यह पौधों में लंबाई को बढ़ाता है, पौधों में लंबाई को बढ़ाता है। चलिए दूसरा लिखिएगा मध्य विभोज्योतक, दूसरा लिखेंगे मध्य विभोज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मध्य विभोज्योतक, इसमें डैश दे करके लिखिएगा यह पत्ते के मध्य में पाया जाता है। यह पत्ते, पत्ता मतलब लीफ, यह पत्ते के मध्य भाग में पाया जाता है, मध्य भाग में पाया जाता है, जो इसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जो इसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इट इज फाउंड एट मिडिल पार्ट ऑफ लीफ, इट इज फाउंड एट मिडिल पार्ट ऑफ लीफ एंड प्रोवाइड बेसल सपोर्ट। एमसीक्यू अब नहीं चलेगा, चलेगा एमसीक्यू अभी कुछ दिन बाद, एग्जाम के पहले यार, एग्जाम के बाद चलाए क्या करें, एग्जाम के पहले चलाएंगे। अभी एक्चुअली बैचेज की संख्या थोड़ी ज्यादा है तो इसलिए नहीं चल पा रहा, चलाएंगे, लेंगे एमसीक्यू कुछ दिन में, ठीक है। पत्ता को क्या करेगा, यांत्रिक सहायता, बेसल सपोर्ट टू लीफ। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे पश्च विभोज्योतक, तीसरा लिखिएगा पश्च विभोज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम, पश्च विभोज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम, पश्च विभोज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम, इसमें डैश देकर के लिखिएगा यह पौधे के निचले भाग में पाया जाता है, पौधे के निचले भाग में पाया जाता है, निचले भाग में पाया जाता है, जो पौधे में चौड़ाई को बढ़ाता है, जो पौधे में
चौड़ाई को बढ़ाता है तथा जड़ को मिट्टी से बांध कर रखता है। जड़ को मिट्टी से बांध कर रखता है। It is found at lower region of plant body. It helps to hold soil strongly. It helps to root to hold soil strongly. YouTube पर बाद में देखिएगा। To hold soil strongly हो गया, to hold soil strongly and promote width of plant। अब इसको देखो फटाफट। प्लांट जो होगा, उस प्लांट को अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, देखिए इस तरह से अगर प्लांट को ड्रॉ किया जाए तो प्लांट का यह वाला भाग जो होगा यह क्या कहलाएगा? एपिकल कहलाएगा ना, अग्रभाग। जैसे आप देखोगे पत्ता, तो पत्ता का यह भाग क्या कहलाएगा? एपिकल पार्ट। तना होगा, तना का यह क्या कहलाएगा? एपिकल पार्ट। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम। इसमें पाया जाएगा कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। तो इसका सिंपल सा काम हो गया क्या? प्लांट में लेंथ को बढ़ाना, यानी प्लांट को लंबा करना। ठीक है, प्लांट का यह जो पूरा मिडिल पार्ट है, बीच वाला भाग है, या बीच वाला भाग होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मध्य विभोज्योतक। ये वाला जो भाग है यह है इंटर कैलरी। ये किनारे का नहीं, किनारे कुछ और है, केवल बीच वाला भाग। तो पत्ता में आपने देखा होगा, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में देखोगे तो बीच में एक डंडा ऐसा दिखता है, यही है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये लीफ को क्या करता है? बेसल सपोर्ट देता है, यानी एक सहायता प्रदान करता है कि लीफ का आकार मेंटेन रहे, और पौधा को भी स्ट्रेंथ देगा। जो कोई ट्री है उसका बीच वाला भाग ये नहीं रहे तो ट्री मजबूत हो ही नहीं सकता है। तो पेड़ को क्या करता है? ये मजबूती देने का काम करता है। और तीसरा जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ है? ये वाला हिस्सा इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहलाएगा। ठीक है, ये प्लांट में किसको बढ़ाएगा? विड्थ को। ये क्या करेगा? विड्थ को बढ़ाएगा, चौड़ाई को बढ़ाएगा। और जड़ का जो भी पूरा हिस्सा होता है रूट के पास भी, यह भी कौन सा होता है? ये कौन सा होगा? इसको क्या कहेंगे? लेटरल। क्या कहेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। तो पूछेगी पौधे में लंबाई को बढ़ाने वाला उत्तक, तो अग्र विभोज्योतक। पौधों को यांत्रिक सहायता देने वाला विभोज्योतक पश्च विभोज, मध्य ना। यांत्रिक सहायता कौन देगा? मध्य विभोज्योतक देगा। मिट्टी को जड़ से बांध के कौन रखेगा? पश्च विभोज्योतक रखेगा। पौधे में चौड़ाई को कौन बढ़ाएगा? पश्च विभोज्योतक बढ़ाएगा। लीफ को बेसल सपोर्ट कौन प्रदान करेगा? मध्य विभोज्योतक करेगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अब हेडिंग यह बना लीजिए, अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, अस्थायी उत्तक। कैसे देकर के लिखिएगा? इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इट कैन नॉट डिवाइड देयर सेल। इट कैन नॉट डिवाइड देयर सेल। इसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, याद रखना है, पौधा में कोशिका विभाजन केवल कौन करता है? विभोज्योतक। और विभोज्योतक जब कोशिका विभाजन कर लेगा तो यही विभोज्योतक किसमें बदल जाता है? अस्थायी उत्तक में। और अस्थायी उत्तक में बदल जाने के बाद पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, किसी में भी कोशिका विभाजन नहीं होगा। ठीक है, ये सारे के सारे अस्थायी उत्तक शुरुआत में होते हैं विभोज्योतक, और एक निश्चित समय के बाद जब उनमें कोशिका विभाजन होते रहेगा तो ये अपनी कोशिका विभाजन की क्षमता को खो देते हैं। आई बात समझ में? इट कैन नॉट बी डिवाइड देयर ओन सेल। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। बनता है सब किस चीज से? इसी से बनेगा। विभोज्योतक ही बदल करके क्या बनता है? अस्थायी उत्तक। अब इसमें पहला हेडिंग बनाइएगा पैरेनकाइमा। पहला हेडिंग बनाइएगा पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, इसको वायुत्तक भी कई जगह पर लिखा रहेगा। शुद्ध हिंदी लिखता है ना तो खतरनाक हो जाता है। वायुत्तक, हाँ, पैरेनकाइमा को इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इसकी कोशिकाओं के बीच
इसकी कोशिकाओं के बीच अंतः कोशिकीय स्थान, इसकी कोशिकाओं के बीच अंतः कोशिकीय स्थान पाया जाता है, इसलिए इन्हें अंतः कोशिकीय स्थान पाया जाता है, इसलिए इन्हें एरेनकाइमा, कहा जाता है, इसलिए इन्हें एरेनकाइमा कहा जाता है, कौमा यह पत्ता में पाया जाता है, यह पत्ता में पाया जाता है, एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ड्यू टू इंटरसेलुलर स्पेस, ड्यू टू इंटरसेलुलर स्पेस between their cell, due to intercellular space between their cell, it is also called arenchyma, it is also called arenchyma, arenchyma, arenchyma. It is found in leaf of plant, it is found in leaf of plant and helps in photosynthesis. अब देखो ये वाला जो उत्तक होगा एरेनकाइमा, केवल यही उत्तक जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट, ठीक है। एरेनकाइमा कैसा होगा, सॉफ्ट, बाद बाकी जितना है कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा सब कैसा होगा, हार्ड, ठीक है। अब कहोगे कि एरेनकाइमा सॉफ्ट क्यों है, पेरेनकाइमा को ही एरेनकाइमा कहा जाता है, और एरेनकाइमा इसलिए कहा जाता है कि यह उत्तक वैसे कोशिकाओं से बना है जिनकी आकृति कैसी है, गोल। अब गोल आकृति होने के कारण आप देख रहे हैं यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है ना। तो इंटरसेलुलर स्पेस अंतः कोशिकीय स्थान यहां रिक्त है, इसीलिए यह कैसा होता है, मुलायम होता है। तो पौधा का कौन सा भाग मुलायम होता है, तो दो भाग, एक उसका जड़ और दूसरा उसका पत्ता। तो जड़ और पत्ता दोनों में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, पेरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा में चूंकि एयर गैपिंग स्पेस होता है इसीलिए उसको एरेनकाइमा भी कहा जाता है, वायुत्तक भी कहा जाता है। आई बात समझ में। चलिए पेरेनकाइमा के बाद दूसरा लिखिएगा कोलेनकाइमा, दूसरा लिखेंगे कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। सर आज हम सपना में प्रकाश संश्लेषण देखे थे, सपना में कैसे दिखता है, सपना में प्रकाश संश्लेषण कैसे दिख जाएगा, हम इतना इनसे पढ़ा रहे हैं तो नहीं देखे हैं। अच्छा धूप इतना ज्यादा होता है कि अभी गर्मी है तो दिख जाता होगा। कोलेनकाइमा, चलिए इसमें लिखिएगा, कोलेनकाइमा में लिखेंगे यह पौधों को लचीला बनाता है, यह पौधों को लचीला बनाता है तथा तना में पाया जाता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट बॉडी, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट बॉडी, यह पौधों को लचीला बनाता है तथा तना में पाया जाता है। एंड फाउंड इन स्टेम, एंड फाउंड इन स्टेम। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें पेक्टिन नामक, इसमें पेक्टिन PECTIN पेक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, पेक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिससे पौधे लचीला बनते हैं, जिससे पौधे लचीला बनते हैं। इट कॉन्टेन पेक्टिन प्रोटीन, इट कॉन्टेन पेक्टिन प्रोटीन
विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेम, विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेम। हो गया। चलो अब इसमें देखो, पौधे को लचीला कौन बनाएगा? जैसे अब यूकेलिप्टस का पौधा आपने देखा होगा, तो यूकेलिप्टस का पौधा हवा बहने पर क्या करता है? झुक जाता है, टूटता है? नहीं टूटता। अब ज्यादा आंधी हो जाए तब उखड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन सारे पौधों में फ्लेक्सिबल नेचर होता है। तो एग्जाम में 2-4 हजार बार क्वेश्चन पूछा है कि पौधे लचीला क्यों बनते हैं, किस एंजाइम के कारण, किस प्रोटीन के कारण? तो पेक्टिन के कारण। और पेक्टिन किस में पाया जाता है? कॉलेनकाइमा में। तो पौधों को लचीला बनाने का श्रेय इस पेक्टिन प्रोटीन को है, या फिर कहें तो कॉलेनकाइमा को है। पाया कहां जाएगा? तो पौधे के तना में, स्टेम में। ठीक है, चलिए, इसको कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। हिंदी इसका नाम है स्थूल कोण। खतरनाक नाम है ना। आप लोग कॉलेनकाइमा सुने हैं कि स्थूल कोण सुने हैं? स्थूल कोण सुने हैं? जो स्थूल कोण सुना है वो नहीं सुना है, झूठ बोल रहा है जबरदस्ती। अच्छा, क्लास 9 में। चलो नेक्स्ट लिखना है स्क्लेरेनकाइमा। इसको दृढ़ उत्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक। स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ उत्तक। स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ उत्तक। इसमें लिखिएगा, यह उत्तक का मृत प्रकार है। यह उत्तक का मृत प्रकार है। इट इज अ डेड टिश्यू। इट इज अ डेड टिश्यू। यह उत्तक का मृत प्रकार है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट कॉन्टेन लिग्निन प्रोटीन। इसमें लिग्निन, LIGNIN, इसमें लिग्निन प्रोटीन पाया जाता है। इट कॉन्टेन लिग्निन प्रोटीन। इसमें लिग्निन प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह पौधों को यांत्रिक सहायता, यह पौधों को यांत्रिक सहायता, कौमा मजबूती, मजबूती, कौमा दृढ़ता, दृढ़ता प्रदान करता है। मजबूती, कौमा दृढ़ता प्रदान करता है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, हार्डनेस, कौमा रिजिडिटी, कौमा टर्जिडिटी टू प्लांट। उदाहरण में लिखिएगा, नारियल का छिलका, हस्क ऑफ कोकोनट। उदाहरण में लिखना, नारियल का छिलका, हस्क ऑफ कोकोनट, HUSK, हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल का छिलका। हो गया? हाँ, नारियल का छिलका उदाहरण है इसका। दूसरा लिखिएगा, बीज एवं सूखे फलों का आवरण, बीज एवं सूखे फलों का आवरण, आउटर कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, आउटर कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। हो गया? बीज एवं सूखे फलों का छिलका। नारियल का छिलका देखे हैं ना, वही है क्या? स्क्लेरेनकाइमा। अखरोट का छिलका देखे हैं, वो भी स्क्लेरेनकाइमा है। बादाम का छिलका, वो भी स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, अब देखते हैं कितना मजबूत होता है, पता ही है सभी को। ठीक है, तो ये मजबूत क्यों होता है? इसमें क्या पाया जाता है? लिग्निन। क्या पाया जाता है? लिग्निन। तो पेक्टिन के कारण पौधे लचीला होते हैं, और लिग्निन के कारण पौधे कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। बात आई समझ में? और ये क्या करेगा? पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, टर्जिडिटी, रिजिडिटी, ये सारा चीज प्रदान करता है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। ये तीनों याद हो गया ना? कोई दिक्कत इन तीनों में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा। ऐसे चार्ट बना के इसको लिखा देते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। एक तरफ लिखिएगा जाइलम, 2-2, 3-3 पॉइंट लिखा देते हैं, और दूसरा फ्लोएम। ये हमने पहले भी लिखाया था क्या? जाइलम फ्लोएम नहीं लिखाए हैं। चलिए 3-3 पॉइंट है, इसमें लिख लीजिए। जाइलम में एक तरफ लिखिएगा, यह मृत उत्तक है। जाइलम में लिखेंगे, यह मृत उत्तक है। इट इज ए डेड टिश्यू, इट इज ए डेड टिश्यू।
जाइलम का दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका बहाव एक दिशीय, इसका बहाव एक दिशीय होता है। फ्लो ऑफ जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लो ऑफ जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लो ऑफ जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम में लिखिएगा, फ्लोएम का पहला पॉइंट, यह जीवित ऊतक है, यह जीवित ऊतक है। इट इज अ लिविंग टिश्यू, इट इज ए लिविंग टिश्यू, यह जीवित ऊतक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह कार्बोहाइड्रेट, यह कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है, परिवहन करता है। इट ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट, इट ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तीसरा लिखेंगे, इसका बहाव बहुदिशीय या द्विदिशीय, इसका बहाव बहुदिशीय या द्विदिशीय होता है। फ्लो ऑफ फ्लोएम इज मल्टी डायरेक्शनल, कोई एक रहेगा, द्विदिशीय बहुदिशीय, द्विदिशीय बहुदिशीय दोनों था, एक साथ दोनों नहीं होगा, तो ये नहीं, द्विदिशीय ही ज्यादा देता है, कहीं कहीं दे देगा बहुदिशीय, लेकिन ज्यादातर द्विदिशीय देखना है, बहुदिशीय नहीं होगा। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, फ्लोएम के चालनी नलिका, फ्लोएम के चालनी नलिका में केंद्रक, फ्लोएम के चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, फ्लोएम के चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, नोट में लिख लेना, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एब्सेंट इन सीव, SIEVE, सीव ट्यूब, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, ऑफ फ्लोएम। हो गया, लिख लिए, बोलिए ना, हो गया। अब इसको फिगर से समझ लेते हैं। देखो, प्लांट कितने तरह का होता है? 3 तरह का, एक हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब माने शाकीय पौधा, जैसे सागो का पौधा क्या है? हर्ब से। सर्ब माने झाड़ीदार पौधा, जैसे बांस हो गया, अंगूर हो गया, है ना, ये सब गुलाब का पौधा हो गया, ये सब झाड़ीदार पौधे। और तीसरा होता है वुडी प्लांट, जिसमें लकड़ी पाया जाता है। ठीक है, इन सब पौधों में परिवहन करने के लिए संवहन ऊतक होता है, और संवहन ऊतक को ही क्या कहा जाता है? जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। तो मान लो इस तरह का कोई पेड़ है, ट्री है। अब किसी भी पौधा का कितना भाग होता है? 3 भाग। पहला भाग पौधा का हम लोग कहते हैं फूट, दूसरा भाग कहते हैं सीटा, और तीसरा भाग कहते हैं कैप्सूल। प्लांट का कितना भाग? 3। फूट मतलब जड़, सीटा मतलब तना, कैप्सूल मतलब पत्ता। ठीक है, तो प्लांट बॉडी का 3 भाग, फूट, सीटा, कैप्सूल। तो ये जड़ वाला जो भाग है
तो जड़ को पौधा का देखिएगा ना, तो उसमें छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले रहते हैं इस तरह से। जड़ में इस तरीके से छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले रहते हैं, इन्हें कहा जाता है मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। अंग्रेजी में कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। और ये रूट हेयर कैसे होते हैं? पोरस, इसमें छिद्र रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मान लो आपसे पूछते हैं, पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस जल का प्रयोग करते हैं? दो ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आर्द्रता ग्राही जल, और दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं भूमिगत जल। किसका प्रयोग करते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। भूमिगत जल इतना नीचे है कि रूट चला जाएगा भूमिगत जल में। भूमिगत निकालने के लिए 100 फीट अभी बोरिंग करना पड़ रहा है। अरे कल का बोरिंग क्या फीट कर रहे हैं? 100 फीट करते तब ना भूमिगत जल निकलता है। तो भूमिगत जल पौधा कैसे खींच लेगा? जो पानी बरसता है तो उस पानी का कुछ भाग नमी के रूप में कहां चला जाता है? मिट्टी में। और उसी नमी वाले पानी को पौधे खींचते हैं प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए अभी याद आ गया। तो याद रखना है, पौधे आर्द्रता ग्राही जल को प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण करते हैं, भूमिगत जल को नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पर मॉइस्चर जो है इस जल में, उस मॉइस्चर को खींचेगा कौन? मूल रोम, क्योंकि मूल रोम में छिद्र है, तो उस मॉइस्चर को ये मूल रोम खींचेगा। और जितना ही सब मूल रोम है, सारे मूल रोम से एक टिश्यू निकला हुआ है, एक उत्तक निकला हुआ है, और यह उत्तक पौधों में कहां गया है? पत्ता में। ठीक है, कहां गया है? पत्ता में। तो ये उत्तक निकला कहां से? जड़ से, और गया कहां पर है? पत्ता तक। इसी उत्तक को कहा जाता है जाइलम। ठीक है, तो प्रश्न आता है जाइलम निकलेगा कहां से? तो मूल रोम से, जड़ से, और गया कहां रहेगा? पत्ता तक। अब यहां पर हमने कहा कि जाइलम जो है वह कैसा है? जीवित की मृत? आप कहोगे कि मृत है, तो फिर जब मृत है तो ये पानी को खींच के कैसे यहां तक पहुंचा देगा? मृत है तो पानी को कैसे खींचेगा? अब मान लो आपके पास एक कंटेनर है, यहां पर इस कंटेनर में 50 लीटर पानी है, यहां तक एकदम पानी भरा हुआ है। एक दूसरा आपके पास वैसा ही बर्तन है, 50 लीटर इसकी भी क्षमता है, और इसमें केवल 5 लीटर पानी है। अब हम कहें कि इस 50 लीटर वाले पानी को कुछ इसमें डाल दीजिए, तो आप कहिएगा इतना भारी है, उठाएं कैसे? तो फिर बिहारी बुद्धि लगाओगे, एक वैसे ट्यूब डाल दोगे इसमें। ठीक है, इस ट्यूब को इस तरह से इसमें आप डाल दीजिएगा, तो पानी इसका इसमें जाने लगेगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। यहां पर आपको प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मुंह से खाली खींच लीजिएगा, तो क्या होगा? प्रेशर जनरेट हो जाएगा और इसका पानी इसमें जाना शुरू। ठीक है, और कब तक दोनों का पानी जाएगा? जब तक लेवल बराबर ना हो जाए, और जैसे ही लेवल बराबर हो जाएगा इसका पानी इसमें जाना बंद। इसका मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का स्थानांतरण, और जैसे ही सांद्रता बराबर हो गई जल का स्थानांतरण क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, विज्ञान की भाषा में इसी को कहा जाता है परासरण। परासरण अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अगर जल का स्थानांतरण उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ हो तो इसको ऑस्मोसिस, परासरण कहते हैं। और यही काम यदि गैसों में हो तो इसको विसरण कहते हैं, ऑस्मोसिस। समझ में आया? गैस में क्या होगा? विसरण, ऑस्मोसिस, और सॉरी डिफ्यूजन। विसरण को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे, और परासरण को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अगर यहां परफ्यूम स्प्रे करे 2-4 मिनट में पूरा क्लास में फैल जाएगा, तो यह क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, और पानी जो ढलता है वो क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो बताइए यहां पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहां पानी का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो ऑटोमेटिक यहां पर रूट प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं? मूल दाब। जाइलम पर रूट प्रेशर जनरेट होगा, मूल दाब, और इसी रूट प्रेशर के कारण से पानी खींचता हुआ कहां पहुंच जाएगा? पत्ता में। पानी खींचता हुआ यहां पहुंच गया पत्ता में, तो पत्ता में आ गया क्या? पानी। कौन ले आया? जाइलम। तो जाइलम का बहाव केवल याद रखना है एक दिशीय। एक दिशीय है ना, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एक दिशीय। ठीक है, तो पत्ता में आ गया पानी। पत्ता में पहले से क्लोरोफिल है कि नहीं है? है, तो क्लोरोफिल मिल गया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, तो पत्ता को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। मिल गया ना, और सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दिन का समय है तो सूर्य का प्रकाश मिला। तो यही ना 4 चीज चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? 4 चीज। क्या क्या? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। प्रश्न आता है कि पेड़ पौधे भोजन बनाने में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, तो क्या कहेंगे?
कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस प्रयोग करेंगे? ऑक्सीजन। श्वसन में याद रखना है ऑक्सीजन। कोई भी दुनिया का जीव हो श्वसन में सब ऑक्सीजन ही लेगा, और जब तक प्रकाश संश्लेषण पौधे करेंगे उतना देर क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही यह चार चीज पत्ता को मिल गया, पत्ता खाना बनाएगा। तो पत्ता खाना किस रूप में बनाएगा? ग्लूकोज। प्लांट का भोजन क्या? ग्लूकोज। यही ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो यहां पर खाना बन गया पत्ता में। अब इस भोजन की जरूरत पौधे के सभी अंगों को है। तो यहां से अब जो पत्ता है, इस पत्ता से एक टिश्यू निकलेगा जो कहां जाएगा? पौधे के सभी भाग में, सारे भागों तक जाएगा। अब पत्ता से जो जड़ में भी जाएगा। जो यह टिश्यू निकला पत्ता से, इसको क्या कहेंगे? फ्लोएम कहेंगे। और फ्लोएम जीवित टिश्यू है। तो फ्लोएम मतलब फल, जाइलम माने जल, याद रहेगा। फ्लोएम माने फल, फल माने भोजन, और जाइलम मतलब जल, जल मतलब पानी। ठीक है, तो जल पहुंचाने का काम जाइलम, कार्बोहाइड्रेट पहुंचाने का काम फ्लोएम का। क्लियर है? फ्लोएम का बहाव कैसा? बहुदिशीय। कैसा है? बहुदिशीय, चारों दिशा में ले जा रहा है। लेकिन परीक्षा में पूछे तो द्विदिशीय याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है? द्विदिशीय। द्विदिशीय ही देता है, जड़ से तना की ओर और तना से जड़ की ओर। ठीक है, द्विदिशीय ही देता है, इसलिए बहुदिशीय याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तना से जड़ और जड़ से तना की तरफ, हर तरफ, हाँ चारों तरफ रहता है फैला हुआ। चलो एक तो ये याद हो गया। दूसरा, इसमें आपने नोट में क्या लिखा है? नोट में आपने लिखा है कि पौधे जो होते हैं उस पौधों में एक फ्लोएम है। तो फ्लोएम किस चीज से बना है? ये टिश्यू है कि सेल है? फ्लोएम टिश्यू है कि सेल है? टिश्यू है। तो किससे बना होगा? सेल से। और इसी के का एक सेल है जिसका नाम है चालनी नलिका। ठीक है, इसका एक सेल है जिसका नाम है चालनी नलिका। ढेर तरह के सेल से बना होगा ना, तो एक सेल है इसमें, कौन सा? चालनी नलिका, सीव ट्यूब। तो प्लांट का मैंने पहला पॉइंट आपको क्या लिखवाया? पौधे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब उसमें केंद्रक होगा, लेकिन यहां फ्लोएम के केवल इस नलिका में, चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे मानव के शरीर में, मानव के शरीर में जितना ऊतक है, जितना कोशिका है, सब में केंद्रक है या नहीं है? सब में है। केवल एक आरबीसी ही है ना जिसमें केंद्रक नहीं है। बात आ रहा है समझ में? तो जैसे हम लोगों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, अन्य सभी कोशिकाओं में है, वैसे ही पौधों की सभी कोशिकाओं में केंद्रक है, केवल किसे छोड़ के? चालनी नलिका में छोड़कर। तो चालनी नलिका उसका अपवाद हो गया। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आ जाए एनिमल में, हेडिंग बनाइएगा जंतु उत्तक। हेडिंग बना लेंगे जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू। इसमें डैश दे करके लिखिएगा जंतु, जंतु बहुकोशिकीय, जंतु बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। हो गया? अब इसमें पहला लिखिएगा इसका उत्तक, उपकला उत्तक। जंतु में पहला क्या लिखाया था हमने? उपकला। हाँ, तो हेडिंग बनाइएगा उपकला उत्तक। उपकला ही था ना? हाँ, इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। इसमें डैश दे करके लिखिएगा यह जंतुओं के त्वचा के बाहरी सतह पर, यह जंतुओं के त्वचा के बाहरी सतह पर एवं अंगों के बाहरी सतह पर, अंगों के बाहरी सतह पर पाया जाता है। इट इज फाउंड आउटर लाइनिंग ऑफ, आउटर लाइनिंग, LINING, आउटर लाइनिंग ऑफ स्किन, स्किन एंड बॉडी ऑर्गेन्स, एंड बॉडी ऑर्गेन्स। अगला पॉइंट लिखिएगा यह त्वचा एवं अंगों को
त्वचा एवं अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड सेफ्टी टू बॉडी ऑर्गेन एंड स्किन। लिखिएगा आप कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। एक ही बार समझा देंगे, पहले लिख लीजिए। दूसरा लिखेंगे संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं तथा अंगों के निर्माण का कार्य करते हैं। तथा अंगों के निर्माण का कार्य करते हैं। इट हेल्प्स टू कनेक्ट सेल। इट हेल्प्स टू कनेक्ट सेल एंड फॉर्म एन ऑर्गन। एंड फॉर्म एन ऑर्गन। अब कनेक्टिव टिश्यू में पहला लिखिएगा एरियोलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में पहला एरियोलर, चार्ट जो आपने बनाया था उसी में मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू में पहला एरियोलर। एरियोलर टिश्यू लिखिएगा, यह त्वचा, एरियोलर टिश्यू में डैश देकर के लिखिएगा, यह त्वचा एवं शरीर के अंगों के, यह त्वचा एवं शरीर के अंगों के भीतरी सतह पर पाया जाता है। भीतरी सतह पर पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इनर बिहाइंड दी, इनर INNER, इनर बिहाइंड दी स्किन एंड बॉडी ऑर्गेन। इनर बिहाइंड दी स्किन एंड बॉडी ऑर्गेन। हो गया, चलिए एरियोलर हो गया। अब दूसरा लिखिएगा एडिपोज। एडिपोज टिश्यू। एरियोलर के बाद सेकंड लिखेंगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह नेत्र गोलक एवं किडनी में पाया जाता है। यह नेत्र गोलक तथा किडनी में पाया जाता है, जिसमें वसा संचित होता है। जिसमें वसा संचित होता है। इट स्टोर फैट एंड फाउंड इन आई बॉल एंड किडनी। एंड फाउंड इन आई बॉल एंड किडनी। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह किडनी तथा नेत्र गोलक को यह नेत्र गोलक तथा किडनी को आरामदायक गद्दा प्रदान करता है। नेत्र गोलक तथा किडनी को आरामदायक गद्दा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड कंफर्टेबल कुशन। इट प्रोवाइड कंफर्टेबल कुशन टू आई बॉल एंड किडनी। टू आई बॉल एंड किडनी। नेक्स्ट लिखिएगा टेंडन। नेक्स्ट लिखेंगे टेंडन, TENDON। टेंडन। टेंडन में लिखिएगा, यह हड्डी तथा मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है। यह हड्डी तथा मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है। इट कनेक्ट बोन विथ मसल्स। इट कनेक्ट बोन विथ मसल्स, कॉमा यह कठोर होता है। यह कठोर होता है। यह कठोर होता है।
हो गया टेंडन। अगला लिखिएगा लिगामेंट। नेक्स्ट लिखेंगे लिगामेंट। टेंडन के बाद लिखेंगे लिगामेंट। लिगामेंट में लिखिएगा यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। अच्छा लिगामेंट लिख रहे हैं, सेलेक्स लिगामेंट है। हाँ लिगामेंट में लिख लीजिए यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हमने सेलेक्सर का लिखवा दिया था। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बस मांसपेशी वाला काट दीजिएगा। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। इट कनेक्ट बोन विथ बोन। इट कनेक्ट बोन विथ बोन। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यह मुलायम होता है। इट इज सॉफ्ट टिश्यू। यह मुलायम होता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा सेलेक्सर। SELEXOR सेलेक्सर। SELEXOR सेलेक्सर। डैश देकर के लिखिएगा यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। यह मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है। इट कनेक्ट मसल्स विद मसल्स। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अस्थि, हड्डी, बोन। नेक्स्ट लिखेंगे बोन। बोन लिख के डैश दीजिए। अस्थि, इसमें डैश देकर के लिखिएगा इट कॉन्टेन ऑसिन प्रोटीन। इसमें ऑसिन OSINE ऑसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें ऑसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इट कॉन्टेन ऑसिन प्रोटीन। अगला पॉइंट लिखिएगा यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के नमक द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के नमक द्वारा बनता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के नमक द्वारा बनता है। इट्स फॉर्म्ड बाई salt of calcium carbonate and calcium phosphate मानव शरीर में हड्डी की संख्या 206। हम लोग का स्केलेटन किसका बना हुआ है? हड्डी का, बोन का। कंकाल बनाने का काम कौन करेगा? हड्डी। सबसे लंबी हड्डी का नाम, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे। सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांग की हड्डी, FEMUR सबसे लंबी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, कान की हड्डी, स्टेपिज कहते हैं। चलिए हो गया। उसके बाद लिखिएगा उपास्थि। अस्थि हो गया। बोन के बाद लिखेंगे कार्टिलेज, उपास्थि। अगला हेडिंग बनाएंगे उपास्थि, कार्टिलेज। CARTILAGE। अच्छा हड्डी फ्लेक्सिबल होगा कि हार्ड होगा? हार्ड होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होता। किस कारण? क्वेश्चन आता है हड्डी किस कारण हार्ड है? तो ऑसिन के कारण। किस प्रोटीन के कारण? ऑसिन के कारण। ठीक है। अब कार्टिलेज में लिखिएगा दीज आर सॉफ्ट बोन। ये मुलायम हड्डी होती है। दीज आर सॉफ्ट बोन, ये मुलायम हड्डी होती है। ये मुलायम हड्डी होती है। दीज आर सॉफ्ट बोन। अगला पॉइंट लिखिएगा इट कॉन्टेन कॉन्ड्रीन प्रोटीन। इट कॉन्टेन कॉन्ड्रीन प्रोटीन। इसमें कॉन्ड्रीन CONDRINE इसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। CONDRINE कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। यह
कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। हो गया? चलिए, तो सब तो हो ही गया, कोई बच रहा है? चलिए इसको समझ लो फटाफट। इसमें पहला है आपका, पहला कौन सा है? एरियोलर। ठीक है, तो एरियोलर जो टिश्यू है, जैसे मान लो यह आपकी त्वचा है, स्किन है, ठीक है, तो त्वचा है, तो स्किन के ऊपर में सबसे जो टिश्यू होगा वह होगा कौन सा? उपकला। कौन सा ऊतक होगा? उपकला। उप माने ऊपर और कला माने शरीर के अंग। तो शरीर का कोई भी अंग है, उस अंग के ऊपर में उपकला ऊतक है। तो उपकला क्या काम करेगा? बाहर से किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होने देगा। ठीक है, यानी अंग सुरक्षित रखने का काम किसका है? उपकला, जिसको एपिथेलियल कहते हैं। ठीक है, अब ये बीच में क्या हो गया आपका? त्वचा, ऊपर में उपकला ऊतक, और इसके ठीक नीचे में कौन सा टिश्यू होगा? एरियोलर। कौन सा टिश्यू होगा? एरियोलर। तो एरियोलर टिश्यू क्या काम करेगा? शरीर के हीट को बाहर जाने से क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, और क्या काम करेगा ये? तो शरीर को, कोशिकाओं को, अंगों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक, भेन, भेन मतलब सिरा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा धमनी मतलब आर्टरी, सिरा और धमनी में निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो याद रखना है एरियोलर। सिरा में और धमनी में कौन सा टिश्यू? जो आपने एरियोलर लिखा है वहां शायद लिखवाए थे, हम नहीं लिखवाए तो लिख लीजिए, यह सिरा और धमनी में पाया जाता है, एरियोलर में। एरियोलर में लिख लीजिएगा, उदाहरण में सिरा और धमनी लिख लो ना, सिरा और धमनी। ठीक है, सिरा और धमनी। ठीक है, इसी कारण से सिरा और धमनी क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो सिरा और धमनी में कौन सा ऊतक? एरियोलर। समझ गया? तो ऊपर में कौन सा? उपकला, नीचे में कौन सा? एरियोलर। उसके बाद कौन सा है? एडिपोज। तो हम लोगों के आंख का सफेद वाला भाग स्क्लेरा कहलाता है, कहलाता है ना? आंख का सफेद भाग स्क्लेरा, और उस स्क्लेरा में क्या भरा हुआ है? वसा। क्या भरा हुआ है? वसा। तो क्वेश्चन आता है, वसा संचय करने का काम किस ऊतक का है? एडिपोज का। या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी में कौन सा टिश्यू है? तो एडिपोज। ठीक है, तो किडनी में और आंख के स्क्लेरा में दोनों में वसा भरा रहता है। तो वसा क्या काम करेगा? किडनी पर किसी प्रकार का चोट लगेगा तो उससे किडनी को सुरक्षित रखेगा। आंख पर भी अगर आंख में एडिपोज टिश्यू नहीं रहे, हल्का सा चोट लगे तो डैमेज हो जाएगा। तो आंख को और किडनी को, दोनों को बचाने का काम किसका है? एडिपोज टिश्यू का। तो क्या लिखवाया? आरामदायक गद्दा प्रदान करता है, कंफर्टेबल कुशन प्रदान करता है, लिखवाया है ना? हाँ। उसके बाद है आपका टेंडन। तो टेंडन लिगामेंट आपको हमने बताया था, बम्टी बबली, याद है? टेंडन और लिगामेंट में बम्टी बबली हमने बता दिया था, इससे याद रखना है, बोन, मसल, टेंडन, बोन, बोन, लिगामेंट। ठीक है, जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़े टेंडन, ठीक है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़े लिगामेंट। तो टेंडन किसको जोड़ रहा है? हड्डी से किसको जोड़ रहा है? मसल को। तो इसको कैसा होना चाहिए? हार्ड की सॉफ्ट होगा ना, और हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है वो कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। तो टेंडन हार्ड, लिगामेंट सॉफ्ट। उसके बाद है सेलेक्सर। तो सेलेक्सर किसे कनेक्ट करेगा? मांसपेशी को मांसपेशी से। हड्डी जो होता है या नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ता नहीं है, बॉडी को स्केलेटन प्रदान करता है। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन। प्रोटीन का नाम याद रखना है, ओसिन, जिसके कारण हड्डियां कठोर होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। एक और क्वेश्चन है, हम लोग स्केलेटन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। तो कहां का हड्डी खोखला है, कहां का कैसा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बोन हो गया। कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं, ये कैसा होता है? सॉफ्ट बोन। उपास्थि का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? कान का यह बाहरी भाग, इसको क्या कहते हैं? पिन्ना। कान का बाहरी भाग क्या कहलाता है? पिन्ना। या फिर हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं ना? बाह्य कर्ण, कुछ ऐसा एक नाम है इसका। अभी देखो कल बताया था मैंने आपके बैच में, कर्ण पटल या ऐसे कुछ नाम है। कान का यह बाहरी भाग पिन्ना, ये किस चीज का बना है? कार्टिलेज का। नाक का यह ऊपर का जो भाग है, ये सबसे ऊपर में, यह क्या है? कार्टिलेज है। ठीक है, हाँ, नाक का यह भाग कार्टिलेज। जैसे मुर्गा मुर्गी जो लोग खाते होंगे, मुर्गा का कुछ भाग करकरा के चबा जाता होगा, जो घोट उठ गया अंदर में, तो जो भाग घोट जाते हैं अंदर में वो उसका कार्टिलेज है, और जो भाग नहीं घोट पाते वो क्या है? उसका बोन है। समझ गया? तो बोन कैसा होगा? हार्ड। कार्टिलेज कैसा होगा? सॉफ्ट।
कार्टिलेज से क्वेश्चन आता है, नोट में लिखिएगा एक पॉइंट, कार्टिलेज में नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए, कार्टिलेज के नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, शार्क मछली का शरीर कार्टिलेज का बना रहता है। शार्क मछली का शरीर कार्टिलेज का बना होता है। द बॉडी ऑफ शार्क फिश कार्टिलेज का बना रहता है, उपास्थि का बना होता है। द बॉडी ऑफ शार्क फिश इज फॉर्म्ड बाई कार्टिलेज। ठीक है, तो शार्क मछली का शरीर किसका बना हुआ है? उपास्थि का, कार्टिलेज का बना हुआ है। तो चलिए टिश्यू खत्म, नेक्स्ट क्लास में डिजीज खत्म कर देते हैं। ठीक है, डिजीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अगले क्लास में याद दिलाइएगा, डिजीज शुरू करें।